सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर मामरा शर्मा, प्रोफेसर साहित्य, श्री कल्याण राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय सीकर, साहित्य विभाग, आचार्य द्वितीय खंड के साहित्य तृतीय पत्र में एक लाक्षणिक ग्रंथ है काव्य प्रकाश, जिस उल्लास में 7, 8, 9, 10 चार उल्लास आचार्य द्वितीय खंड के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। एवं द्वितीय ग्रंथ का नाम है नैष्ठिक चरितम, जिसके 2 सर्ग पाठ्यक्रम में आवंटित है, निर्धारित है। उनमें जो प्रथम सर्ग है और द्वितीय सर्ग है, उन सर्गों में पद्यात्मक विवेचन है। उस विवेचन करने के लिए साहित्य विधा में पद्यों की विवेचना व्याख्यात्मक शैली में होती है। व्याख्या करने का तरीका जो हम लोग आज अध्ययन करेंगे, उसमें शास्त्रीय कक्षा से लेकर के आचार्य कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए जो साहित्य अथवा रूपक अथवा अन्य पद्यात्मक कार्य का अध्ययन करते हैं, जिनके पाठ्यक्रम में व्याख्या करना निर्धारित है, उन सभी के लिए बहुत उपयोगी है। व्याख्या करने की पद्धति, करने का तरीका, करने की शैली क्या हो सकती है, इस विषय में सभी मनुष्यों के अलग अलग चिंतन है, विचार है। क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तुंडे तुंडे सरस्वती, इस कारण से मैं जो व्याख्यात्मक शैली है, इसका निरूपण विवेचन जो सबके लिए बोधगम्य है, उसका प्रयोग मेरे मति के हिसाब से आप सबके लिए, आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी ध्यान रखें कि व्याख्या किस प्रकार से की जाती है। व्याख्या करने से पहले हमारे यहाँ पर साहित्य में सामान्यतः लिखा जाता है स प्रसंग छंद अलंकार आदि पुरस्सरम व्याख्या विधेया। प्रश्न पत्र में कुछ पद्य अंकित होते हैं, उनमें से व्याख्या करनी है। उसमें प्रसंग भी हो, छंद भी हो, अलंकार भी हो, आदि अर्थात प्रवृत्ति वगैरह वगैरह अन्य जो साहित्य व्याख्या में सहयोगी होते हैं, उन तत्वों का विचरण भी हो। इस प्रकार की शैली का निर्धारण सभी कक्षाओं में शास्त्र प्रथम से लेकर के आचार्य अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए नितांत उपयोगी आवश्यक है। अब सर्वप्रथम में जो व्याख्या है, उस व्याख्या के हम लोग प्रारंभ में लिखते हैं श्लोक या पद्य। इस विधान को समझने के लिए आवश्यकता है, क्योंकि सामान्यतः गुरुजन वृंद ही एवं विद्यार्थी श्लोक और पद्य को एक ही मानते हैं। मेरी दृष्टि में दोनों में बहुत अंतर है। श्लोक केवल अनुष्टुप वृत्त है, अनुष्टुप का पर्याय, अनुष्टुप का दूसरा नाम श्लोक है। अन्य जितने भी शब्द हैं जिनका प्रयोग महाकवियों ने अपने काव्य में किया है, उनको हम लोग श्लोक नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक वृत्त में उस वृत्त का नामकरण किया गया है। जतौत वंशस्थम, तो यहाँ पर वंशस्थ कह दिया है। उगता वसंत तिल का वहां नाम दे दिया गया है। मालिनी भोगी लोक, या मालिक कह दिया गया है।
भुजंग प्रयातम चतुर्भिर्यकारी, यहाँ भी नामकरण भुजंग दिया था। द्रुत विलंबित माहन भौभव, यहाँ भी नाम है। रसई रुद्रैश्चिन्ना यमन सभलाग शिखरिणी, यह भी नामकरण है। लेकिन जो प्रथम पद्य, प्रथम वृत्त जो हमारे छात्रों के द्वारा अध्ययन किया जाता है, उसमें प्रथम आता है अष्टवर्णात्मक, अर्थात जिसके एक पाद के अंदर 8 वर्ण होते हैं। ऐसे 32 वर्णों वाला सबसे छोटा अनुष्टुप वृत्त आता है। उसके लक्षण के अंदर कहीं पर भी अनुष्टुप का नामकरण नहीं दिया गया है। वह कहते हैं श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। इस पद्य में श्लोके षष्ठम अर्थात श्लोके वृत्ते, श्लोक नाम का जो वृत्त है, छंद है, अर्थात अनुष्टुप नाम का जो वृत्त है, इसलिए क्या कर दिया गया, इस लक्षण के अंदर लक्षित किया गया है कि श्लोक और अनुष्टुप दोनों अपने आप में पर्यायभूत हैं। अतः श्लोक नाम अनुष्टुप का ही है। अन्य वृत्तात्मक जो पद्य बोलते हैं वो पद्य कहेंगे उनको हम लोग, लेकिन श्लोक नहीं कह सकते। श्लोक कहते हैं तो मेरी दृष्टि में तो वो अपने आप में अनुपयुक्त है, असमीचीन है। एक बार नंबर 2 व्याख्या हम करते हैं। उस व्याख्या में किस प्रकार से की जाए, तो नंबर 1 पर जो पद्य अंकित है उस पद्य को न लिख करके उसके प्रारंभ को उसके अंत को दर्शाए हम। नंबर 1 बिंदु, अर्थात व्याख्या के मेरी दृष्टि में 9 बिंदु हैं जो मैंने शाम पर अंकित किए हैं। नंबर 1 है पद्यम, अर्थात पद्य, श्लोक नहीं, आदि और अंत उसका। नंबर 2 पे सप्रसंगम या ससंदर्भम, अर्थात उसका प्रसंग क्या है। प्रसंग अर्थात प्रकृष्टेन संगः प्रसंगः होती, अर्थात जोड़ना, उसको जोड़ना है एक दूसरे के साथ में। नंबर 1 यह पद्य कहां से लिया गया है, उस पुस्तक का नाम, उस पुस्तक की विशेषताएं, उस पुस्तक के लेखक का नाम, उस लेखक की विशेषताएं, उस पुस्तक की भाषा शैली, उस पुस्तक के जो चित्रण की शैली है, निरूपण है, उसकी विशेषता, उस पुस्तक का संस्कृत साहित्य में स्थान क्या है आदि का विवेचन प्रसंग में किया जाना अपेक्षित है। उसके बाद में नंबर 2 संदर्भ, अर्थात इस पद्य में कौन व्यक्ति किसको क्या कह रहा है, नायक नायिका से या नायिका नायक से, या कवि अपने दर्शकों से, पाठकों से, सामाजिकों से किस प्रकार के अपने भावों को प्रकट करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अतः कथानक जोड़ना है, किसके साथ में क्या संबंध हो रहा है वर्तमान में। इसमें यह प्रारंभिक जो नंबर 2 का बिंदु है उसका प्रयोग करना चाहिए। जो उसमें कवि और कवि की थातियां, प्रसिद्धि, कवि का विरुद्ध जो क्या उपाधि मिली हुई है, उस कवि का स्थान क्या है, उसकी भाषा किस प्रकार की है, उस कवि में क्या संस्कृति है, उसका निरूपण, इसी प्रकार ग्रंथ की विशेषता, ग्रंथ की जो गणना कहाँ हो रही है आदि और वर्ण विषय क्या है, इनका निरूपण हम कर देंगे तो सुनिश्चित उस वीक्षक को, मूल्यांकनकर्ता को, परीक्षक को ये बोध हो जाएगा कि बालक इस पद्य को जानता है, इस पद्य को पढ़ा है, इस पद्य के बारे में उसको ज्ञान है कि यहाँ क्या बताया जा रहा है। आप फिर आता अन्वय, अन्वय अर्थात क्या करना है। इस अन्वय में
जो पद्य है उस पद्य में कर्ता, कारण और क्रिया उसका निर्धारण करना है, चयन करना है। अब कर्ता कौन है, उस कर्ता के विशेषण कौन कितने हैं उसके अंदर, उनका प्रयोग पहले किया जाए। फिर कर्म और कर्म के विशेषण क्या है उनका प्रयोग किया जाए। अंत में क्रियापद का प्रयोग किया जाए। उससे क्या होगा कि वाक्य सुगठित हो जाएगा, सुबंधित बन जाएगा, गुणपन्न वाक्य का स्वरूप हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर व्याख्या अर्थात विशिष्ट प्रकार से कथन करना, व्याख्यान अर्थात उसको खोलना, उसका उद्घाटन करना, उसका भाष्य करना, उसकी संगति करना, उसका विवेचन करना। अर्थात जो पद्य है उस पद्य में जो कर्ता, कर्म, क्रियापद आए हैं उनका सम्यक दृष्टि में सरलीकरण के माध्यम से समझाना, युक्ति व्याख्या होती है। व्याख्या अर्थात भाष्य, निर्वचन, व्युत्पत्ति, संगति आदि कई रूपों में हम लोग देख रहे हैं, पढ़ा भी है और देखते भी हैं। इसमें हम सामान्य क्या करते हैं, उस जो पद आया था उस पद का पर्याय शब्द उसी वचन में, उसी लिंग में, उसी विभक्ति में प्रयोग करते हैं वर्तमान युग के हिसाब से। क्योंकि वर्तमान में विद्यार्थी की जगह है, मेरी दृष्टि में परीक्षार्थी अधिक हो गए हैं, इसलिए परीक्षार्थी के लिए यह सुगम विधि हो गई। कर्ता का विशेषण, कर्ता दोनों को उसी पुरुष, उसी लिंग, उसी वचन, उसी विभक्ति में बता देना, इसको सामान्यतः आज प्रयोग में लिया जा रहा है। उसके बाद जो पंचम बिंदु है वह छंद। इसमें छात्र को कोई समस्या नहीं आती है करने में, क्योंकि महाकाव्य सर्गबंध है, सर्गबंधो महाकाव्य, और साथ में प्रत्येक सर्ग में एक वृत्त होता है, एक छंद होता है। अंतिम जो पद्य होता है उस सर्ग का, उसका छंद भिन्न होता है, पृथक होता है। इसलिए सामान्यतः दो सर्ग है, तो प्रथम सर्ग में ये छंद है, द्वितीय सर्ग में ये छंद है। तो क्या करना है, उस परीक्षार्थी को, उस विद्यार्थी को सामान्यतः अपने आप में यहाँ यह छंद है और साथ में उस शब्द का लक्षण लिखना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि उस बालक को और उसको और साथ में मूल्यांकनकर्ता को ये ध्यान रहेगा कि सुनिश्चित बालक शब्द का बंध रखता है। इसलिए मैंने लिखा है प्रतिसर्गे सामान्यतः एकम वृत्तम भवति, अंतिम पद्य में को छोड़ करके तब नाम, इसलिए क्या कर रहा हूं कि उस हमें वहां पर उस शब्द का नाम लिखना है और साथ में लक्षणम से लेख्यम लक्षण लिखना है। तब अपने आप ही व्याख्या अर्थात उसका खुलासा, विशेष विवरण हमारे सामने उद्घाटन हो जाएगा, दिखाई देगा। छठा जो बिंदु है वो अलंकार है। अलंकार उदाहरण अर्थात इस वृत्त में, इस पद्य में अलंकार कौन सा है, उस अलंकार का नामकरण यथा अत्र उपमालंकार तब लक्षण यथा, उसका लक्षण किसी कवि का भी या फिक्स नहीं है कि आप मोमेंट का ही बताएं। जिस कवि का भी उपमा लक्षण को याद हो, चाहे जयदेव जी का हो, चंद्रालोक का हो, अभय दीक्षित जी का हो, कुरियन का हो, साहित्य का हो या काव्य प्रकाश का हो या अन्य किसी का भी जो आपने पढ़ रखा है, उसका निर्धारण, उसका लेखन हमें करना चाहिए। उससे साथ में इतना नहीं, हालांकि वैसे तो क्या करना हमें ये बताना चाहिए कि यह अलंकार क्यों है, अर्थात यहाँ ये उपमान है, ये उपमेय है, ये वाचक है, तो विश्वास धर्म है, इसलिए क्या कर दिया, यह गुणोपमा हो गई। इस प्रकार का निर्धारण हमें करना चाहिए, लेकिन सामान्यतः समय नहीं मिलता है परीक्षा के अंदर, तो हम लोग अलंकार का नाम, उसका लक्षण
इतना अवश्य लिखें। सप्तम बिंदु आता है कोश अर्थात पर्यायवाची शब्दों के ऊपर जो आप जानते हैं, अर्थात जो पद्य में शब्द विशेष आया है उस शब्द के पर्यायवाची शब्द जो हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में या हमारे लेखन में पठन में जितने भी हम लोगों का अवबोध हो गया है, जानते हैं, उसका प्रयोग इसमें करना चाहिए। साथ में जो अष्टम बिंदु मेरी दृष्टि में है वो व्याकरण, अर्थात व्याकरणात्मक पद्धति अगर हम बनाएंगे तो सुनिश्चित व्याख्यात्मक पूर्णी बन जाएगी। अर्थात उसमें कहना क्या है, समास विग्रह, संधि विच्छेद, प्रकृति प्रत्याहार का निर्धारण, इस पद में ये प्रकृति है, ये प्रत्यय है, उसकी व्युत्पत्ति, निर्वचन पद की हमें करनी है, उससे और भी व्याख्यान में गुणात्मकता गौरवता की अनुभूति होगी। अंतिम है भावार्थ, अर्थात उस पद्य का कथन, आशय, तात्पर्य ये क्या है, इसका उल्लेख भी हमें करना चाहिए। ऐसा करते हैं लोग तो सुनिश्चित हमारी व्याख्या मेरी दृष्टि के अंदर परिपूर्ण होती है। ये सामान्यतः शास्त्रीतः आचार्य पर्यंतम ये विद्यार्थिनः पठन्ति तेषां कृते ऐसा व्याख्यात्मक शैली बोधगम्य विद्यते मम मतानुसारेण, यतोहि क्षणेन नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः, अर्थात रमणीयता, कमनीयता, मनोहरता काव्ये अथवा व्याख्यात्मक शैली माध्यमे कथं भवति विशेषेण अत्र मया प्रतिपादितम्। अर्थात चेत् कोऽपि विद्यार्थी इत्थं प्रकारेण व्याख्यात्मक शैलीं अधिकृत्य व्याख्यां प्रतिपादयति करोति वा तर्हि सुनिश्चितं रम्यं कमनीयं भवति। अतः सर्वेषां बालकानां कृते एतादृशी मम मनसि भावना सोत्पन्ना यत् बालकानां कृते कथं व्याख्यात्मक शैली रम्या भवेत् विशेषेण चर्चा करणीया, अतएव मया चर्चा विहिता। अतः अब सभी विद्यार्थी इस विषय में सामान्यतः है, हम लोगों ने ये लोग देखे हैं। अब द्वितीय जो चर्चा है किस प्रकार से ये करेंगे तो सामान्य हम लोग कह सकते हैं प्रसंग के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं प्रस्तुत विदम पद्यम, व्याख्ये विदम पद्यम या पद्यम इदम महाकवि श्री हर्ष विरचितात् त्रिगुण संपन्नात् नैसर्गिक चित्र चित्रितात् सरस प्रांजल भाव भाषा समन्वितात् बृहत्त्रयी प्रथितात् पदलालित युक्तात् महाभारत में है संकलित नैस्तीय चरित्र महाकाव्यस्य प्रथम सर्गात् समुद्धृतम उद्धृतम संकलितम आदृतम इत्थम, अर्थात यह पद्य महाकवि श्रीहर्ष प्रणीत लिखित। अब उसका नाम है बृहत्त्रयी में हमारे यहाँ पर संस्कृत साहित्य में लघुत्रयी, बृहत्त्रयी, गद्यत्रयी, वेदत्रयी, इस प्रकार की प्रस्थानत्रयी विधान है। लघुत्रयी में जो महाकवि कालिदास है उनके तीनों ग्रंथ कुमार संभवम और रघुवंश महाकाव्यम, दोनों महाकाव्य और मेघदूत जो द्वितीय खंड काव्य है उसका विधान है। और बृहत्त्रयी में महाकवि भारविक विरचित कृतार्जुनीयम, महाकवि मार्ग विरचित शिष्पावलधम और श्रीहर्ष प्रणीत नैस्तिक चरितम, इनकी गणना बृहत्त्रयी में होती है।
तो बृहत्र युक्ता नैसर्गिक चित्रण इसमें किया गया है। भाषा शैली सरल भी है, प्रांजल भी है, मनोहर भी है। और नए से बदला नित्यम, इसलिए बदला नित्या दंडी का बदला नित्य गद्य में है और स्केर्स का बदला नित्य पद्य में है। तो हम आता है उपमा कालिदासस्य भारत रथवर्गम दंडी में बदला नित्यम माँ के शब्द प्रयोग होना, लेकिन यहाँ पर भी है नए से बदला नित्यम। अतः इनका प्रयोग करते हुए हम लोग कह सकते हैं। अब उसके बाद में बताया कि संदर्भ का अर्थात अत्र श्री अत्र इसका जो नायक है नल, नायिका है यहाँ पर दमयंती। तो यहाँ पर कवि विद्या को ध्यान कर रहा है, तो कहेगा उस पद्य में क्या बता रखा है उसका निरूपण करना है। कवि ऐसा कह रहे हैं या नल ऐसा कह रहे हैं, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे हम लोग। और बाद में तो हम लोग एक बार ये सामान्य रूपरेखा हमें क्या करना है दोबारा शिक्षण करेंगे। उसमें एक पद्य देकर के इसी विधान के अनुसार उसका निरूपण मैं एक उदाहरण रूप में, दृष्टांत रूप में सभी को बताऊंगा। अतः आप सभी ध्यान दें, इनको आधार मान करके अगर आप स्वयं पढ़ेंगे और भविष्य में आप पढ़ाएंगे, लेखन करेंगे, तो सुनिश्चित आपका जो ज्ञानवर्धन होगा और साथ में आपकी शैली है उसकी प्रशंसा की जाएगी, कुछ लागनीय होगी। अंत में पुनः सभी के लिए उपयोगी जय संस्कृतम जय भारत।